So today we'll be starting chapter number 5, that is business level strategies. देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट हमको कवर करना है. पहला है टॉपिक Porter's 5 forces model for the competitive analysis, then Michael Porter के generic strategies, then best cost provider strategy. चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों से 3 टॉपिक कवर अप करना है. पोर्टर के 5 forces model, then उसके generic strategy and then the best cost provider strategy. Today we'll be starting with Porter's के 5 forces model. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर अटेम्प्ट में इसमें सवाल आता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से करिएगा. ओके, सो मैं बताती हूँ इस टॉपिक के बारे में. पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल. अब देखो कि ये मॉडल है क्या. अगेन विद द ब्रेकअप टेक्निक हम क्या करेंगे, हम मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे. चलो पहला टर्म पर उठाते हैं. पहला टर्म क्या है, पोर्टर. सो पोर्टर वाज दैट पर्सन जिसने कि ये मॉडल दिया. उसका पूरा नाम क्या था, माइकल पोर्टर. सो बेटा माइकल पोर्टर वो इंसान था जिसने कि ये मॉडल दिया. ओके, अब लास्ट शब्द उठाते हैं, मॉडल. मॉडल का मतलब क्या है, बेसिकली मॉडल का मतलब है कि उसने आपको एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक कंक्लूजन फॉर्म करके दिया. देन उसने इस एनालिसिस में बोला कि आप किस चीज का एनालिसिस करो, आप करो 5 फोर्सेस, दैट इज प्रेशर का एनालिसिस. इतनी बात समझ में आई. ये किसने दिया, माइकल पोर्टर ने दिया. उस माइकल पोर्टर ने क्या बोला कि 5 फोर्सेस को एनालाइज कर लो. अच्छा, अब ये जो मॉडल है, ये मॉडल बेसिकली है किसके लिए. सो बेटा ये जो मॉडल है, ये मॉडल है फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का मतलब ये है जब भी आप किसी मार्केट में एंटर करना चाहते हो या मार्केट में ऑलरेडी एंटर्ड हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो, सो आप कंपटीशन का एनालिसिस कर सकते हो विया दिस मॉडल. बात समझ में आई. कंपटीशन का मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कंपटीशन का एनालिसिस कर सकते हो विया दिस मॉडल. ठीक है. सो इसका मतलब ये है माइकल पोर्टर ने एक मॉडल दिया, एक फ्रेमवर्क दिया और बोला क्या कि आप जो हो कंपटीशन का अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो आप मेरे इस मॉडल को यूज कर लो. इतनी बात समझ में आई. ठीक है, चलो अब मैं आगे चलती हूँ. सो पोर्टर ने क्या बोला, पोर्टर ने कहा कि जो ये मेरे 5 फोर्सेस हैं, इनसे आपको क्या मालूम पड़ेगा, इनसे आपको मालूम पड़ेगा डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. ये क्या चीज है, कहते हैं आपको मेरा मॉडल ये बताएगा कि फलाना इंडस्ट्री में कितना डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है. इन शॉर्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है. अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन की बात करूं, सो वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन जब भी किसी इंडस्ट्री में एंटर करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन सा एनालिसिस करता है, वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता है. सो ही मस्ट बी यूजिंग द पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल. जो बातें मैंने बोली है जरा कवर अप करते हैं इसको बुक से. पेज नंबर 2 देखो बुक का. पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल, हेडिंग इज गिवन किसके लिए, फॉर द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. क्या कहता है ये, इट इज एन एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मॉडल. बोला इसने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मॉडल, कंपटीशन का एनालिसिस करने के लिए मॉडल दिया गया है. यूज्ड टू एनालाइज अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इन एन इंडस्ट्री. वो पोर्टर कहता है कि मैंने ये मॉडल आपको दिया है ताकि आप ये एनालाइज कर पाओ कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैसा है इन द गिवन इंडस्ट्री. व्हाट इज एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का मतलब होता है group of firms which fight for same buyers.
मतलब जैसे कि एक इंडस्ट्री है, उसमें जूते मिलते हैं, रिबॉक के मिलते हैं, एडिडास के मिलते हैं, नाइकी के मिलते हैं, एंड आई वांट टू एंटर इनटू दैट इंडस्ट्री। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एक जूते की इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि एक अगर कंज्यूमर है वो या तो रिबॉक का जूता खरीदेगा या नाइकी का या बाटा का। सो अगर मैं सोनाली जैन अगर इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती हूँ, सो आई बी फाइटिंग फॉर दैट सेम बायर। वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो नाइकी, रिबॉक, बाटा खरीद रहा था, वो अब सोनाली जैन ब्रांड की ओर जाएगा। दैट मीन्स विल बी फाइटिंग फॉर द सेम बायर। सो ये एनालिसिस करना हम लोगों को इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट मेजर्स डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। हम 5 फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, बट इसने फिलहाल क्या बोला कि मेरा जो मॉडल है वो आपको ये बता देगा कि कितना डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन है उस इंडस्ट्री में। फिर आपकी मर्जी, आप घुसो या ना घुसो। One uses the 5 forces model to determine what competition is like in the given industry. The strategist can use the 5 forces model too. अब कहता है यूज कैसे करना है, आप ये देखो। तो बेसिकली दीज आर दी स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई। कहता है सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन से फोर्सेस, कौन कौन से प्रेशर्स आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे लग रहे हैं। आइडेंटिफाई दी कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। देन फिर कहता है कि प्रेशर को देखो कि प्रेशर कितना ज्यादा है कितना कम है, फियर्स, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। ये देखो कि प्रेशर ज्यादा है क्या प्रेशर कम है। देन फिर स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इज कंड्यूसिव टू अर्न द अट्रैक्टिव फोर्स प्रॉफिट्स। फिर ये देखो कि क्या तुम जब इस इंडस्ट्री में जाओगे तो विल यू बी एबल टू गेट दोज प्रॉफिट्स, और इन शॉर्ट विल दैट इंडस्ट्री प्रोवाइड यू द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट्स और नॉट। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। कहता है स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से फोर्सेस है जो तुम्हारी इंडस्ट्री में तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं। देन पॉइंट नंबर 2 देखो कि वो जो प्रेशर है वो कैसा है, ज्यादा है, कम है, मॉडरेट है। देन उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है, ये एनालाइज करो कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो तुमको कितने लेवल ऑफ प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सो हमारे पास 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, रिवाइज करते हैं फटाफट, आइडेंटिफाई। दूसरा स्टेप क्या है, इवैल्यूएट। तीसरा स्टेप क्या है, डिटरमाइन। रिवाइज करते हैं, कॉपी निकालो अपनी फटाफट। स्टेप्स फॉर एनालिसिस। क्या मैंने तुमको 5 फोर्सेस बताए? नहीं, मैंने अभी तक तुमको 5 फोर्सेस नहीं बताया। मैंने सिर्फ तुमको अभी तक ये बताया है कि इस मॉडल को यूज कैसे करना है। रिकॉल करते हैं फटाफट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 वाज identify. We have to identify हमारे ऊपर, हमारी इंडस्ट्री में हमारे ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है। देन स्टेप नंबर 2 इज टू इवैल्यूएट कि भैया जो प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या फिर कम आ रहा है। देन स्टेप नंबर 3 वी हैव टू डिटरमाइन क्या अगर हम इस इंडस्ट्री में घुसते हैं विल वी बी in a situation to earn the desired level of profits or not। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई। दूसरा क्या है, इवैल्यूएट। तीसरा क्या है, डिटरमाइन। याद हो गया मेरे साथ? पहला क्या है, आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सा कॉम्पिटिटिव प्रेशर आपकी इंडस्ट्री में आपके साथ में एसोसिएटेड है। देन स्टेप नंबर 2 वी हैव टू इवैल्यूएट द कॉम्पिटिटिव प्रेशर वेदर दैट इज स्ट्रॉन्ग, फियर्स, एवरेज और ना के बराबर दैट इज वीक। एंड थर्ड स्टेप इज टू डिटरमाइन क्या वेदर विल बी एबल टू अर्न द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट्स और वेदर दैट इंडस्ट्री विल बी एबल टू प्रोवाइड अस द प्रॉफिट्स वी वांट। सो स्टेप्स हमको याद हो गए, ठीक है। अब चलते हैं वापस बुक की तरफ। सो वी आर डन विद दीज स्टेप्स। अब देखो नेक्स्ट इज आवर 5 एरियाज और 5 फोर्सेस ऑफ कंपटीशन। सो देखो नेक्स्ट पेज, ये देखो ये तुम्हारे जितने भी फोर्सेस हैं उनके बारे में गिवन है। ओके, चलो अब मैं इसको समझाती हूँ आपको।
I told you that these are 5 forces. ओके, सो ये जो 5 फोर्सेस है ना, इन 5 फोर्सेस को समझने के लिए वी विल गो थ्रू अगेन अ डायग्राम एंड एन एग्जांपल, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू लर्न दोस. सो देखो यहाँ डायग्राम देखो, हंसने का नहीं है बिल्कुल, डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करना है. ओके, सो वी हैव दिस डायग्राम. इस डायग्राम से मैंने अभी तक सारे स्टूडेंट्स को याद करा है, आप लोगों को भी फटाफट से याद हो जाएगा. ओके, सो आई एम राइटिंग अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड बायर एंड इसका उल्टा सेलर. सुनना ध्यान से. पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल 1 2 3 4 5. मैंने पहले यहाँ पे लिखा बायर. बायर का मतलब कौन होता है? द वन हु परचेज द गुड्स. एंड सेलर का मतलब क्या होता है? द वन हु सेल्स द गुड्स नॉर्मली. ओके, सो अब मेरी बात सुनना. हेडिंग क्या है? पहले मैं हेडिंग समझा रही हूँ, हेडिंग याद करा रही हूँ. पहला हेडिंग क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. क्या हेडिंग है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. दूसरा हेडिंग क्या होगा ऐसे? बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर. बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर. मैं भी कीवर्ड याद करा रही हूँ. बायर, यहाँ पे मैंने कीवर्ड क्या याद कराया? सेलर. Then my next keyword is substitute. The next word is substitute. तो 3 कीवर्ड मैंने अभी तक याद करा है, buyer, seller and then substitute. Then I have certain points as well. First one is existing rivals and then न्यू एंट्रेंट्स. ओके, सो मैंने 5 कीवर्ड याद करा है, बायर, सेलर, सब्स्टिट्यूट, देन एग्जिस्टिंग राइवल्स एंड देन न्यू एंट्रेंट्स. समझते हैं क्या चीज है. पहला पॉइंट है बायर, दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. दूसरा पॉइंट है सेलर, दैट इज सेलिंग. सेलर के लिए क्या यूज करना? बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर. देन थर्ड वन है सब्स्टिट्यूट. अच्छा मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूट से डर नहीं होता? होता है ना, तो उसका क्या सेंटेंस पर लिखेंगे? थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट. देन नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग राइवल्स. एग्जिस्टिंग राइवल्स का मतलब क्या है? जो दुश्मन अभी तक हमारे इंडस्ट्री में मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग राइवल्स. एंड देन नेक्स्ट इज न्यू एंट्रेंट्स, जो अभी तक है नहीं हमारी इंडस्ट्री में बट वो आ सकते हैं. दैट मीन्स न्यू एंट्रेंट्स. अब देखो, जो तुम्हारा फर्स्ट हाफ है ना, आइस के ऊपर का सेक्शन है, वहां पर तुमको बार्गेनिंग पावर लगाना है एज द प्रीफिक्स फ्रॉम द कीवर्ड. और जितना पोर्शन नीचे का है उसको तुमको लगाना है थ्रेड फ्रॉम. एग्जाम्पल पहला मैं लेती हूँ, एग्जाम्पल ये वाला, थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट. देन नेक्स्ट थ्रेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग राइवल्स. देन नेक्स्ट थ्रेड फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स. तो क्या बात समझ में आई? इतना आसान था याद करना. ओके, पहला क्या था? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, देन बार्गेनिंग पावर ऑफ seller, then thread from substitutes and then thread from existing rivals and last one is thread from the new entrants. मैंने अभी तक सिर्फ कीवर्ड्स तुमको याद कराए हैं, हेडिंग्स तुमको याद कराई है. अब हमें क्या करना है? अब हमें 1 बाय 1 इसको पढ़ना है और समझना है. आ जाओ बुक में पेज नंबर 3. देखो पेज नंबर 3 पे आओगे तो फर्स्ट हेडिंग क्या दे रखी है? थ्रेड फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स. देन नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखी है? बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स, दैट इज बायर, then suppliers, then rivalry among the current players, that is the existing rivals, and then last point is thread from the substitute. Clear हो गया? Okay, so we'll be starting with first heading, that is threat of new entrants. हम लोग को क्या करना है? अलग अलग इन हेडिंग्स को समझना है. मैम एग्जाम में कैसे आएगा? ध्यान से सुन लो. एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का. वो आपसे पूछेगा व्हाट आर दी 5 फोर्सेस मॉडल गिवन बाय माइकल पोर्टर. तो आपको पांचों के पांचों फोर्सेस लिखने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत कंटेंट सब में लिखना पड़ेगा. एक तो ये है. दूसरा ये है कि इन सब पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, और ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस में से. बाकी किसी में से इतना नहीं आता, तो इसको बहुत अच्छे से करना है. सो विल बी स्टार्टिंग विद द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस. पहला पॉइंट है इसमें, a firm's profitability tends to be higher when the other firms are blocked from entering into the industry. वो कहता है कि अगर आप इंडस्ट्री में आने से किसी को रोक दो ना, तो बस वहीं पर बात तुम्हारे लिए अच्छी हो जाएगी. एग्जाम्पल सुनो, आपको डर है
कि आपके इंडस्ट्री में कोई और लोग ना आ जाए। अच्छा मैम अगर ये नए लोग आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे बेटा देखो क्या होता है, जब नए लोग आएंगे तो वही बायर है वो उसका खरीदेगा, हमारा खरीदेगा। अच्छा फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो नया नया आता है, वो कहते हैं मैं तो सस्ता बेचूंगा, लोग सस्ते की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट होता है धीरे करके आउट ऑफ डेट होना शुरू हो जाता है। So, उसने क्या बोला, कहता है कि अ फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी हायर, हमारी जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हायर हो जाती है अगर हमने दूसरों को आने से रोक दिया। कहते हैं कि अब हम बताते हैं कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हायर कैसे हो जाती है, हम ब्लॉक क्यों करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर है, कहते हैं न्यू एंट्रेंट्स कैन रिड्यूस द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि जब लोग आते हैं नए वाले तो ये इंडस्ट्री एज अ होल की प्रॉफिटेबिलिटी को स्लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, बिकॉज they add new production capacity leading to increase in the supply of the product। मतलब क्या है, अब कोई नया बंदा आएगा तो प्रोडक्शन करेगा तो मार्केट में एज अ होल सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब तुमने पढ़ी इकोनॉमिक्स, मार्केट में अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए और डिमांड नहीं हो तो क्या होता है? प्राइसेस लो हो जाते हैं। So उसने यही बोला, इवन एट द लोअर प्राइस एंड कैन सब्सटैंशियली इरोड द एग्जिस्टिंग फर्म्स मार्केट शेयर पोजीशन। एंड धीरे धीरे करके क्या होगा, हमारी जो मार्केट में पोजीशन होगी, हमारे जो मार्केट में शेयर होगा वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। भाई नया बंदा आएगा वो भी तो अपने पैर जमाएगा, वो कैसे जमाएगा? वो आएगा प्रोडक्शन कर ही रहा है, प्रोड्यूस करेगा, सप्लाई देगा, सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बाकी सब लोग को प्राइसेस कम करने पड़ेंगे और सब कम करते ही इंडस्ट्री का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, सिंपल। तो उसने बोला नेक्स्ट, टू डिस्करेज दीज न्यू एंट्रेंट्स, क्या करना चाहिए, हमको इनके आगे बैरियर्स लगा देने चाहिए। रोड पे अगर हम नहीं चाहते कि कोई लोग आगे जाए तो क्या करते हैं, बैरियर लगा दें ना, सिमिलरली हम यहाँ पे बैरियर लगा देंगे। Barriers to entry represent the economic forces or the hurdles that slow down or impede the entry by other firms। कहते हैं कि जो ये बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स क्या बेसिकली ये इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक हर्डल्स हैं, जो कि आपने अगर लगा दिए तो नया एंट्रेंट आने से पहले 100 बारी सोचेगा। ओके सो अब हमें पढ़ना है कॉमन बैरियर्स को, कि ये कॉमन बैरियर्स क्या क्या है। ये डायग्राम देख लो तुम लोग, डायग्राम में हम लोग को पढ़ना है कॉमन बैरियर्स क्या क्या है, पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मैम 7 बैरियर्स हैं, सातों के सातों एग्जाम में आएंगे? नहीं बेटा, वो कभी तुमको ये नहीं बोलेगा एक्सप्लेन दी बैरियर्स, मिनिमम पूछ सकता है तो 2 या 3 पूछ सकता है, सातों के सातों नहीं पहुंचेगा, ये वाली बात को मैं श्योर करती हूँ। ओके तुमको क्या करना है, तुमको बस ये देखना है कि ये बैरियर्स टू एंट्री हैं एंड तुम्हें ये वाले पॉइंट इसलिए याद होने चाहिए बिकॉज केस स्टडी में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ये है क्या, फिर उसके बाद रीडिंग लगाएंगे। पहला क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक बात मुझे बताओ, अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए और वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर मैं ज्यादा कर दूं तो क्या एक बंदा इंडस्ट्री में आने से पहले सोचेगा? नहीं, हाँ जरूर सोचेगा। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द पेन ड्राइव क्लासेस में आपको अगर एंट्री करनी है, यू नीड अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो कोई भी पर्सन अगर पेन ड्राइव क्लासेस में एंट्री करना चाहता है तो उसको एक कैपिटल तो लगानी पड़ेगी ना। अब बचपन में क्लास 11th में अकाउंट्स में सबसे पहले हमने कौन सी एंट्री पास करी किसी भी बिजनेस में? कैपिटल इंट्रोडक्शन की करी कि नहीं करी? ऐसे ही वो बंदे को अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे बैरियर लगा दिया, भैया बिजनेस में आने के तो इतनी कैपिटल चाहिए, तो दैट विल बी काउंटेड एज ए इकोनॉमिक बैरियर। The next is economies of scale. Now what is this economies of scale? ध्यान से समझना क्या होता है, जो इंसान अपने फिक्स्ड जो कॉस्ट होती है उसमें 100% कैपेसिटी के साथ काम करता है तो विद द टाइम वो अपना एवरेज कॉस्ट पर यूनिट घटा पाता है। मैं आसान भाषा में समझाऊं, सिंपल भाषा में मैं समझाती हूँ क्या, कि जब कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है, अच्छा लेवल प्रोडक्शन करती है, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस विद द टाइम, विद द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जो नया बंदा होगा, नया बंदा तो नया है, उसको फिक्स कॉस्ट सेम बियर करनी पड़ेगी बट उसको इतनी अर्निंग्स नहीं होगी, सो उसके लिए कॉस्टिंग क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में आने से पहले 100 बारी सोचेगा।
देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है इसका कि अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से अलग है, तो जो बंदा मेरी इंडस्ट्री में आने के लिए चाह रहा है, जिसके दिमाग में कि मेरी इंडस्ट्री में आ रहा है, तो वो चाह के भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज नहीं दे पाएगा जो मैं दे रही हूँ, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट क्या है, दूसरों से अलग है। नेक्स्ट इज स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब ये वो वाला स्विच नहीं है पंखे का और लाइट का। स्विचिंग का मतलब होता है एक से दूसरे पे शिफ्ट करना, दैट इज स्विचिंग। एग्जाम्पल से समझा दिया। एग्जाम्पल, आई एम अ वोडाफोन यूजर, आई एम यूजिंग द वोडाफोन सिम। अभी मान लो कि सपोज कोई एबीसी कंपनी आना चाह रही है मार्केट में, और वो कंपनी कस्टमर्स को ऑब्वियसली लो प्राइस पे ट्रैक कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब वोडाफोन को तो डर होगा ना कि मेरा जो कस्टमर है वो कहीं और ना भाग जाए। हर कस्टमर, हर कंज्यूमर क्या चाहता है कि भाई लो प्राइस में मुझे सब सामान मिल जाए। अब यहाँ पे वोडाफोन को डर है। अब वोडाफोन को क्या लगाना है, इकोनॉमिक बैरियर्स लगाना है। वो कैसे लगाएगा, सुनना, ध्यान से सुनना। वोडाफोन क्या करेगा, वोडाफोन अपने कस्टमर्स को बोलेगा कि अगर आपको मेरे यहाँ से स्विच करना है किसी एबीसी सिम में, तो आपको पे करने पड़ेंगे 1000 रुपीज, अदरवाइज मैं आपको एक पोर्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करूंगा। अब जो इंसान मेरे जैसे हैं, जो नंबर चेंज करना नहीं चाहते, वो क्या सोचेंगे, यार 1000 रुपीज कौन देगा, इतने का तो बेनिफिट भी नहीं होगा जितने की स्विचिंग कॉस्ट लग जाएगी। समझ में आया? तो यही जो बैरियर्स है किसने लगाए, हमारे वोडाफोन ने लगाए। दीज आर कॉल्ड द इकोनॉमिक हर्डल्स। देन नेक्स्ट द ब्रांड आइडेंटिटी। अब भैया देखो, पानी आज के डेट में भी ना बिस्लरी का, एक्वाफिना का ही बिकता है, बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनका नहीं बिकता है। तो अगर आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी है तो दूसरे बंदे को टेंशन होती है, डर होता है कि उसको बिजनेस में एंट्री अगर वो करता है, क्या फिर भी लोग उसके कंपनी का पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे। आज भी लोग अपना ब्रांड का ट्रस्ट जो है वो बिस्लरी, हद से ज्यादा एक्वाफिना पे बना पाए हैं। सो वो ब्रांड आइडेंटिटी अगर आपकी है बिजनेस की, तो नए वाले को 10 बार सोचना पड़ेगा। Then second last is access to the distribution channels. ये distribution channel क्या होते हैं? Distribution channels are those channels via which हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर तक पहुंचता है। अगर मान लो, ये कहता है कि अगर मान लो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मुझे मेरा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है, अगर उस पर मैंने एक्सेस कर ली और नए एंट्रेंट को आने ही नहीं दिया, तो वो जो सप्लाई चेन है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। और जब वो यूज ही नहीं कर पाएगा तो कस्टमर तक उसका प्रोडक्ट पहुंचेगा नहीं, एक्टिंग लाइक अ hurdle. And then last one is possibility of aggressive retaliation. ये पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन का मतलब क्या है, देखो समझो। पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन, अग्रेसिव का मतलब तो समझते हो, अच्छा खासा। लाइक रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, लताड़ना। अगर मान लो आपको लगता है कि अगर पर्टिकुलर पर्सन को लगता है कि वो इंडस्ट्री में आएगा और भैया बाकी सब जने जो इंडस्ट्री में हैं वो उसे लताड़ देंगे, मतलब उसको धो देंगे पकड़ के, जैसे धोनी धोता है, तो क्या होगा, उसके दिमाग में डर बैठ जाएगा कि यार मैं शायद इस इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं, और शायद वो रुक जाए इस इंडस्ट्री में आने से। सो दीज वर द इकोनॉमिक हर्डल्स। एग्जाम में सारे के सारे नहीं आएंगे, बट हाँ 2 मार्क्स में ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इन दी एमसीक्यूज एज वेल। अब फटाफट से बुक से रीडिंग लगाते हैं। ओके, so capital requirements. When the large amount of capital is required to enter into an industry, firm lacking funds are effectively banned from the industry. कहता है कि जो इंडस्ट्री हमें आना चाहता है बट उसके पास में उतनी फंडिंग नहीं है, उतना फाइनेंस नहीं है, तो क्या होगा, he will be barred from the industry. भैया पेन ड्राइव क्लास में इतना चाहिए, तुम लगा सकते हो तो तुम आ जाओ, नहीं लगा सकते हो तो मत आओ। Thus enhancing the profitability of the existing firms in the industry, जिससे कि अगर वो नया बंदा नहीं आता तो हमारा प्रॉफिट हमारे बीच ही बढ़ेगा। Then next, economies of scale. It refers to the decline in the per unit cost of production as volume grows. हमारा level of production बढ़ता है तो हमारा average cost per unit घटता है। अब आगे उसने बोला, a firm that enjoys economic of scale can produce high volume of good at the lower prices. कहता है जो इंडस्ट्री में कंपनी किस पे प्रोड्यूस कर रही है, इकोनॉमी ऑफ स्केल पे प्रोड्यूस कर रही है, वो कंपैरेटिवली उस नए बंदे से लोअर प्राइस पे गुड बना सकेगी, और इससे नए वाले एंट्रेंट को प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग है वो लो प्राइस पे बना के लो प्राइस पे बेच सकते हैं, बट जो नए वाले हैं वो क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाती है कंपैरेटिवली, तो वो 10 बार सोचेंगे।
नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द डिफरेंसेस और एनहांसमेंट्स दैट वुड मेक अ प्रोडक्ट स्पेशल और द यूनिक इन द आईज ऑफ द कस्टमर्स। आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो उसने छाप छोड़ रखी है कस्टमर के ऊपर, तो ऑब्वियसली नया कोई बंदा आएगा भी तो 10 बार सोचेगा ना। लोग जो है इसी को पसंद करते हैं, लोग इसी का बनाया प्रोडक्ट को देखते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज स्विचिंग कॉस्ट, जिसमें कि मैंने वोडाफोन वाला एग्जांपल दिया था। To succeed in an industry, new entrant must be able to persuade the existing customer of the companies to switch to its product। कहते हैं कि जब नया वाला बंदा आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो कस्टमर्स यूज कर रहे हैं बाकी लोगों के सिम कार्ड्स को, उसको परसुएड करना पड़ेगा, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि वो अब उसके नए बंदे के सिम कार्ड को परचेज करें। सो स्विच करने के लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा विद दी कॉस्टिंग। बात समझ में आई? नेक्स्ट इज ब्रांड आइडेंटिटी। New entrants often encounter significant difficulties in building up the brand identity। अगर मेरी ब्रांड की आइडेंटिटी है, जिसमें कि मैंने एग्जांपल दिया था बिस्लेरी का, अगर मेरे ब्रांड की ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है, लोग बाग उसी को प्रेफर करते हैं, तो नए एंट्रेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपना नाम बनाना। Then next is access to the distribution channels। The unavailability of the distribution channels for the new entrants poses another significant entry barrier। ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट था। अगर आप न्यू एंट्रेंट के लिए जो चैनल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है उनको अवेलेबल नहीं कराओगे, उनको आप ही देख लोगे, आप ही ब्लॉक कर दोगे, तो नए वाले का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। Again a barrier। And the last one is sometimes the threat of aggressive counter attack by the incumbents can deter entry by the other firms into the industry। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से डर ही इतना चाहते हैं कि हमें सोचना पड़ता है इंडस्ट्री में आने से 10 बार सोचना पड़ता है इंडस्ट्री में आने से पहले। सो दीज वर दी 7 कॉमन बैरियर्स विच कैन बी one of the forces for the analysis of the Porter's 5 forces model। So हमारे पास में ये 7 बैरियर्स थे। इन बैरियर को बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, बिकॉज़ इसमें से एमसीक्यूज तो बेहद पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आगे चले। ठीक है मैम, आगे चलो। सो हमारे पास में एक काम करते हैं, रिवाइज करते हैं। हमारे पास फिर हम उस पॉइंट्स पे आएंगे। हमारे पास में 5 फोर्सेस थे। पहला फोर्स जो हमने किया दैट वाज थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। अब हम नेक्स्ट करेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर। ओके, बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर और बार्गेनिंग पावर ऑफ द सेलर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि किसका पल्ला भारी है, लाइक हु इज एट अ बेनिफिशियल पॉइंट। ध्यान सुनना, बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स का मतलब क्या है? कस्टमर का पल्ला भारी है। एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर का मतलब क्या है? सेलर का पल्ला भारी है। ओके, मुझे बात बताओ, अगर बायर का पल्ला भारी हो गया तो बायर की चलेगी कि सेलर की? मैम बायर की चलेगी बस। अब देखो, बायर की चलेगी। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। कहते हैं बायर्स हैव द फुल नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स। कहते हैं कि हमारे जो बायर्स है ना, उनको सब पता है। क्या? रहने दो भैया, हमें सब पता है, ये मानना वहां पे ना इतने का मिलता है। समटाइम्स वी डू लाइक दैट। सिमिलरली वो यहाँ पे ये पॉइंट इंग्लिश में लिखता है, क्या कहता है? बायर्स को ना फुल नॉलेज है, अगर तुमने नहीं दिया मैं किसी और से खरीद लूंगा। सो मेनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। क्या बोलते हैं? भैया आपको देना है दो, नहीं तो हम किसी और से खरीद लेंगे। सो व्हेन, ध्यान सुनना, व्हेन हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, उनके पास फुल नॉलेज है कि कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा, तो क्या होगा? बायर्स का पल्ला भारी है। एंड यस, दिस इज अ वेरी मच थ्रेट टू द इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट, they spend a lot of time and money on the industry's product that are the big buyers। that means क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना एग्जाम्पल को। भैया रहने दो, मुझे पता है कितने में मिलता है। मैं ना आजकल ना रोज यही काम करती हूँ, मुझे पता है ये लिपस्टिक कितने की मिलती है। आई नो दैट समटाइम्स गर्ल्स डू लाइक दिस। तो देखो, ये वाला पॉइंट इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बायर है हमारा, वो बहुत सारा टाइम ना उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शॉप करने में, परचेस करने में लगाता है। तो दैट मीन्स बायर को फुल नॉलेज भी है, बायर के पास सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, और बायर के पास में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है क्या, कि उसको पैसे कहाँ खर्च करने हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को, द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल टू द बायर्स नीड। कहता है
ना ही बायर के लिए वो जो प्रोडक्ट है वो क्रिटिकल है। कैसा एग्जांपल, इफ आई गो टू शॉपिंग समथिंग, उसने मुझे दिखाया कि ले लो मैडम जी, ले लो मैडम जी, मैंने बोला इतने में देना तो दे दो वरना रहने दो। क्यों? व्हाई आई डिड लाइक दिस, बिकॉज मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो प्रोडक्ट मेरे लिए इतना क्रिटिकल ही नहीं है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। सो दैट मीन्स अगर मुझे वो प्रोडक्ट या मेरे को वो सर्विसेज मिल रही है तो भी ठीक है, और नहीं मिल रही है तो भी देखिए मेरा जो नीड है इट इज नॉट क्रिटिकल। ओके, एंड buyers are more concentrated than the firm supplying the product। अब तुमने देखा है लड़कियां जो होती है झुंड में जाती है, 4-5 लड़कियां वो जाएंगे और बोलेंगे भैया देना दे, नहीं वरना रहने दे, कहीं और से ले लेंगे टाइप्स। अब वो दुकानदार क्या सोचता है, हाँ भाई अगर हमने इनको दे दिया तो 5-5 पीस हमारे बिक जाएंगे और नहीं तो फिर 5 पीस का लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स ध्यान से सुनना, बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन दी सेलर्स। मतलब आपस में जब लड़कियां झुंड बना के चल रही, दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उनके अंदर ज्यादा ओलिगोपोली के फंक्शंस है एज कंपेयर टू दी सेलर, उनके अपने में एकत्रता ज्यादा है एज कंपेयर टू दी सेलर। तो क्या होगा, बायर्स जीतेंगे, सेलर हार जाएगा। दे कैन इजीली स्विच टू दी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, और इसीलिए वो किसी और के पास जाके भी सामान खरीद सकते हैं। तो पहले मेरी बात समझो कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर में पॉइंट क्या क्या थे। कहते हैं कि बायर को फुल नॉलेज है, फिर कहते हैं कि बायर के पास सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल है, फिर कहते हैं बायर ने ना काफी टाइम काफी वक्त लगा रखा है इन चीजों के ऊपर, इन प्रोडक्ट के ऊपर, उसको सब कुछ पता है। देन नेक्स्ट, बायर के लिए वो जो प्रोडक्ट है वो क्रिटिकल बिल्कुल भी नहीं है। एंड देन लास्ट पॉइंट इज बायर का जो ग्रुप है दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज कंपेयर टू दी सप्लायर। ओके, सो अब देखो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मेरी इंडस्ट्री में बायर्स के पास ज्यादा पावर है, बायर्स का पल्ला भारी है, तो किसकी चलेगी, बायर की चलेगी। सो मुझे बताओ क्या ये थ्रेट नहीं है मेरे लिए? इंडस्ट्री में कंपटीशन एनालिसिस करते वक्त मैं इस बात का ध्यान ही रखूंगी, बिल्कुल रखूंगी। अगर उस इंडस्ट्री में बायर्स का पल्ला भारी होगा तो जाने से पहले 100 बार तो सोचना ही पड़ेगा ना। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ दी सप्लायर। अब मुझे बताओ इसमें किसका पल्ला भारी होगा, इसका पल्ला भारी होगा सप्लायर का। पहला पॉइंट, their product are crucial to the buyer and substitutes are not available। देखो उल्टा हो गया, पहले वाले में क्रूशियल नहीं था, इस वाले में क्रूशियल है, एंड ऑल्सो पहले वाले में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल था, इस वाले में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इफ आई से लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर के केस में क्या होता है, सपोज करो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें फलाना डॉक्टर की दवाई लगती है, अब क्या होता है अगर वो 100 रुपये महंगा भी कर देगा फीस तो फिर भी हम उसी के पास जाते हैं बिकॉज हमें उसी की दवाई लगती है। That means that product is crucial to the buyer and also no substitutes are available। वो किसी और डॉक्टर के पास अगर जाता है ना तो उसको उसकी दवाई लगती ही नहीं है, तो इसका मतलब किसका पल्ला भारी है, सेलर का। Then they can erect high switching cost, और वही बोलते देखो कि अगर तुम दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे ना तो तुम्हें ये इतना बिल तो भरना ही पड़ेगा, तुम भले किसी और के पास चले जाओ। लास्ट इज दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द बायर्स। अब इस टाइम पे झुंड किसका बना हुआ है झुंड बना हुआ है हमारे सेलर्स का। पॉइंट नंबर बी में बायर्स का झुंड बना हुआ था, अब पॉइंट नंबर सी में सेलर्स का झुंड बना हुआ है। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने 3 प्रेशर्स पढ़े। पहला प्रेशर क्या था, पहला प्रेशर था हमारा थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस, दूसरा था बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर, तीसरा था बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स। आगे चलते हैं, अब हमारे को प्रॉब्लम आ रही है क्या, किससे, एग्जिस्टिंग राइवल से। अब एग्जिस्टिंग राइवल्स के पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स हम लोग को पढ़ने हैं। मैम ये 5 के 5 पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आने नहीं, मैंने इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तुमको दे रखा है। आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे एग्जाम में लिखना है और कैसे इसको पढ़ना है। देखो जो इसके अंदर दे रखा है तुमको सिर्फ ये पॉइंट याद रखते हैं, बाकी जो नीचे है वो इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना बिकॉज़ और टिपिकल पॉइंट है। कहता है द मोर इंटेंसिव द राइवलरी, कहते हैं दुश्मनी जितनी ज्यादा गहरी होगी द लेस अट्रैक्टिव इज द इंडस्ट्री, उतनी ही इंडस्ट्री बेकार होगी हमारे लिए। मतलब क्या है, ऑलरेडी आपस में लोग लड़ भिड़ रहे हैं, मुझे एंटर करना है तो मेरे लिए क्या है, इंडस्ट्री क्या है, अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। Rivalry among the competitors tends to be cutthroat and industry profitability low when, कहता है इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल लो हो जाती है, कब,
पहला पॉइंट, एन इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर। अब ध्यान से समझना, कहते हैं कि इंडस्ट्री में कोई एक लीडर नहीं है। एग्जाम्पल, सपोज करो कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक जना लीडर है। अगर मैं बात करती हूँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, तो रिलायंस इज द लीडर। अगर किसी इंडस्ट्री में लीडर होता है तो बंदा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाता है, उस पर्टिकुलर कंपनी में जाता है और अपने आप को सेटिस्फाई करता है, उसका गुड, उसका सर्विस परचेज करता है। बट अगर इंडस्ट्री में वो लीडर नहीं होता तो क्या होता है, तो सबके सब आपस में लड़ाइयां करते हैं और फिर उसके बाद में एक बंदा प्राइस ड्रॉप करेगा, दूसरा बंदा प्राइस ड्रॉप करेगा, तीसरा बंदा प्राइस ड्रॉप करेगा, चौथा बंदा भी प्राइस ड्रॉप करेगा कि कस्टमर, इस सोच में कि कस्टमर मेरे पास में आ जाए। और इससे क्या होगा, इंडस्ट्री की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन पॉइंट नंबर 2, कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट विद द फिक्स्ड हाई कॉस्ट। मान लो जैसे कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो जो है ना अपने कैपेसिटी से एक्सेस उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना माल को डिक्रीज प्राइसेस पे भी बेच सकता है। वेयर एज मतलब जो मैं हूँ, मैं इवन फुल यूज भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो फुल 100% पे जा ही नहीं पा रही हूँ, तो क्या होगा, मैं तो सस्ते पे नहीं बेच पाऊंगी, पर वो सस्ते पे बेचेगा, वो सस्ते पे बेचेगा, अकॉर्डिंगली मुझे सस्ता करना पड़ेगा, उसको भी सस्ता करना पड़ेगा, सबको सस्ता करना पड़ेगा और एट लास्ट इंडस्ट्री की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन थर्ड इज एग्जिट बैरियर। दैट मीन्स कि एग्जिट बैरियर पे ही प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मैं एक कोचिंग चला रही थी, कोचिंग में मैंने एक प्रॉपर्टी लिया 3 इयर्स के रेंट पे, और क्या हुआ कि आफ्टर 1 ईयर आई फेल्ट नहीं यार नहीं हो पा रहा है, एंड जस्ट वांटेड टू डिसकंटिन्यू विद द कोचिंग। तो क्या हुआ कि मैं अपने ओनर के पास गई, मैंने बोला कि भाई मुझे ना अब ये नहीं चाहिए, आप रख लो, मुझे, मैं खाली कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप जाओ या नहीं जाओ, आपने 3 मंथ्स का एग्रीमेंट किया है, आपको मेरा रेंट 3 इयर्स का एग्रीमेंट किया है, आपको 3 इयर्स तो मुझे रेंट देना ही पड़ेगा। अब मैं क्या सोचूंगी, अब मैं सोचूंगी सोनाली अगर तेरे को 3 साल तक रेंट देना ही है तो फिर बिजनेस चला ही लेना, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान सुनना, क्या हुआ, एक पर्टिकुलर बंदा, मैं, जो इंडस्ट्री से छोड़ के जाने ही वाला था, उस पे क्या लग गया, एग्जिट पे बैरियर लग गया। तो वो क्या था, छोड़ के जाने ही वाला था, बट अब वो छोड़ के नहीं जा रहा है, और जब वो छोड़ के नहीं जा रहा तो क्या होगा, हमारे जो करंट प्लेयर्स थे, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, उनमें से जो एक पर्सन जा रहा था वो नहीं जा रहा, तो मेरे प्लेयर्स उतने ही रहे, कम नहीं हुए, और अगर कम नहीं हुए, उतने ही हैं, तो क्या होगा, अगेन प्रॉफिटेबिलिटी विल डिक्रीज। Then next is product differentiation। वो कहते हैं कि अगर ऐसे एनवायरमेंट में अगर आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो आप क्या दो, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओ दूसरे के प्रोडक्ट से। एंड देन लास्ट इज स्लो ग्रोथ। अगर आप देखते हो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या है, ग्रोथ का रेट बहुत ही स्लो है, ऑब्वियसली द प्रॉफिटेबिलिटी, द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी विल बी मच मोर लेसर। तो सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हम लोगों ने, तो कितने पॉइंट्स है सर, 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था इंडस्ट्री लीडर, मतलब अगर हमारे इंडस्ट्री में कोई एक इंडस्ट्री लीडर नहीं है तो प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि सब लोग अपने अपने जो लेवल है प्राइसेस के वो घटाना शुरू कर देंगे। देन दी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या था, जो लोग फिक्स कॉस्ट को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम आने वाली है हम जैसे लोगों को जो कि फिक्स कॉस्ट को अच्छे से यूज नहीं कर रहे, जो कि 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे। देन दी एग्जिट बैरियर्स। अगर एग्जिट बैरियर्स जितने ज्यादा लगे होंगे उतने ज्यादा राइवलरी रहेगी करंट प्लेयर्स में, बिकॉज द नंबर ऑफ करंट प्लेयर्स विल बी फार मोर। देन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर आपको हायर प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो आप अपने प्रोडक्ट को रिड्यूस करो, आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करो। लेसर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, लेसर विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी। हायर डिफरेंशिएशन, हायर प्रॉफिटेबिलिटी। देन लास्ट इज स्लो ग्रोथ। अगर इंडस्ट्री में स्लो ग्रोथ है, इट विल अल्टीमेटली लोअर डाउन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। सो अभी तक हमने कितने पॉइंट्स के, 4 पॉइंट्स के। पहला पॉइंट क्या था, हमने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, देन उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सेलर, एंड देन करंट प्लेयर्स और राइवल्स के बीच में दुश्मनी। और लास्ट पॉइंट हम करने के लिए जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट इज थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स। कहता है फाइनल फोर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी प्रॉफिटेबिलिटी स्लो ग्रो कम होगा। देन to predict the profit pressure from this source, firms must search for the product that perform the same or nearly the same function as their existing product। वो कहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो इसलिए कम होता है क्योंकि बायर्स को
दूसरी जो चीजें हैं उनमें सेम फंक्शनैलिटी मिल जाती है, मोर और लेस। सो विद दिस हमने कितने प्रेशर करे, 5 प्रेशर करे। पहला प्रेशर था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, देन बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर, देन करंट प्लेयर्स के बीच में राइवलरी, एंड देन लास्ट इज थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स। 5 हेडिंग हमारी हो गई, उनका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। सो नेक्स्ट रिवाइज हमने क्या क्या किया। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल देखा कि हमने हमारे पास स्टेप्स के एनालाइज करने के, हमारे पास स्टेप्स है 3। पहला आइडेंटिफाई करो कौन से प्रेशर लग रहे हैं, देन देखो ये प्रेशर समझ लो प्रेशर कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। देन स्टेप नंबर 3 इन सबको जोड़ के देखो कि क्या तुम इंडस्ट्री में एंटर करने की सिचुएशन में हो या नहीं हो। देन उसके बाद हमने पढ़ा थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स, हमने कुछ कॉमन बैरियर्स पढ़े। देन उसके बाद हमने ये बार्गेनिंग पावर बायर्स में 3 पॉइंट्स पढ़े, फिर उसके बाद सप्लायर्स के 3 पॉइंट्स पढ़े, देन करंट प्लेयर्स के हमारे पास 5 पॉइंट्स थे, और सब्स्टिट्यूट में कोई भी सब पॉइंट नहीं है। सो विद दिस एंड ऑफ द वीडियो, वी विल मीट द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।